आदित्य, वर्षिल, प्रेजेंट सर। खुशी पटेल, प्रेजेंट सर। यश, प्रेजेंट सर। नील पटेल, प्रेजेंट सर। एब्सेंट। भावना शर्मा, प्रेजेंट सर। ध्रुव, प्रेजेंट सर। ब्रज, प्रेजेंट सर। चंदन, प्रेजेंट सर। वृत, अभिषेक, प्रेजेंट सर। कुश, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, धार्मिक, लक्ष्य, प्रेजेंट सर। हर्ष, नंदिनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, प्रेजेंट सर। संजना, प्रेजेंट सर। जयवीर, पल्लव, देवराज, हर्षिल, ललित, चलो हो गया। कोई रहता है अटेंडेंस में? सबका अटेंडेंस हो गया क्लियर? सर मेरा। हाँ, कौन रह गया बताओ जल्दी से फटाफट। कलियो लेंगो। आदित्य, आदित्य आ गया। और ललित आ गया। चलो बहुत। पल्लव इज ऑल्सो प्रेजेंट। सर नील प्रेजेंट। नील पटेल इज प्रेजेंट। हाँ वो तो प्रेजेंट ही है ना। ललित इज ऑल्सो प्रेजेंट। चलो अपने क्लास स्टार्ट करते हो। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? आप सबको मैग्नेटिक फील्ड निकालना आ गया ना अच्छे से? यस सर। बढ़िया से आ गया। मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं ना? हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए वो आपका कंसेप्ट पक्का हो जाना चाहिए, है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो आ जाओ। अब आज हम कुछ और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे उन्हीं के आधार पर, ठीक है? उनके बेसिस पे जो आपको मैंने डेरिवेशंस करवाए थे सभी, एक बार फॉर्मूले वापस से रिवाइज करोगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, जल्दी से बताओ फटाफट। सबको बताना है। इंटरेक्शन करोगे तो पता चलेगा ना कितना याद रहता है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा रिटेन करते हो कि नहीं। जल्दी से बताओ। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? यू नॉट आई अपन टू। बहुत बढ़िया, फटाफट बोलते जाना है, ठीक है? सेमी इनफाइनाइट की वजह से? सेमी सेमी यू नॉट आई अपन 4 पाई। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है बेटा? बच्चे जैसा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले लगाने में ही गड़बड़ कर देते हैं, वहीं पे उनका आंसर रॉन्ग आता है। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। यू नॉट आई अपन 2। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। वेरी गुड, सबको बोलना है, सबको बोलना है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर कॉइल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे बच्चे नहीं याद रखते, मुझे पक्का पता है। मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। बताओ बताओ जल्दी से।
Not I r square upon म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर एक्सियल डिस्टेंस एक्स अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये रिजल्ट अभी हम यूज करेंगे एप्लीकेशन में। अभी हम डिस्कस करने वाले सोलेनॉइड में आपका यही रिलेशन वैलिड होगा, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सब रिलेशंस आपको ऑन टिप्स हो जाने चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था सर्कुलर आर्क की वजह से, है ना, ये भी हम पढ़ चुके थे। बताओ जल्दी से, फाई एंगल अगर बन रहा है तो कितना हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे? यस, जल्दी से बोलते जाओ। नीट के क्वेश्चन तो कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाते हैं। नीट वालों, फॉर्मूले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं नीट में। 4 by r हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, म्यू नॉट आई इंटू 5 अपॉन 4πr। into 5 ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये रिलेशन हम सबको पता है। इसके अलावा फाइनाइट वायर का वो तो सब जानते ही हो। फाइनाइट वायर की वजह से जल्दी से बताओ, फटाफट क्विकली बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। theta 1 plus sin theta हाँ, थीटा 1 थीटा 2 कहाँ से बनता है ये पता होना चाहिए सबको। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 कहाँ पे एंगल आपका बनता है? सेंटर पे। थीटा 1 थीटा 2 कहाँ पे एंगल बनता है? वायर से सेंटर पे। सेंट्रल एंगल होता है आपका थीटा 1 और थीटा 2 दोनों मिला के। ठीक है, और अल्फा और बीटा के टर्म्स में पूछा होगा तो क्या बताओगे? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, दोनों रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम सबको पता है। यहाँ तक हमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, सबको फॉर्मूले भी लगाने आते हैं और एप्लीकेशन भी सबको अब पता चल गए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट यहाँ तक? no sir चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सोलेनॉइड पे। अब सोलेनॉइड में दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड और दूसरा आपका टाइप होता है फाइनाइट सोलेनॉइड। यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड और फाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, दोनों अलग अलग है। बच्चे ना क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, है ना, इनफाइनाइट में फाइनाइट का डेरिवेशन कर देते हैं और फाइनाइट में इनफाइनाइट का कर देते हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था इसका, सोलेनॉइड का। बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक करी थी उधर। इनफाइनाइट में फाइनाइट का डेरिवेशन था, फाइनाइट में इनफाइनाइट का कर दिया था। ठीक है, तो पहले हम इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड डिस्कस करेंगे, फिर हम फाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड पे जाएंगे। तो इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड आपका किस तरह होता है? पहले तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड का मतलब होता है जब आप किसी वायर को कॉइलिंग करते हो। ठीक है, करंट कैरिंग वायर की जब आप कॉइलिंग करते हो, किसी भी वायर को आपने इस तरह से कॉइलिंग कर दिया और उस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से क्या होता है? सपोज करो मैंने इस वायर को इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इस कॉइल में मैंने करंट को पास किया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला और ये गोल घूमता 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 गोल घूम के फिर से आ गया नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, अब जैसे ही इस कॉइल में करंट जाएगा तो करंट कैरिंग कॉइल, अब इस कॉइल में जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल विल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड, जो सोलेनॉइड की तरह इसका बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी आप इसको इतना खाली समझ लो कि जब भी किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है तो उसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज फॉर्म द क्लोज लूप। ठीक है, इस तरह से क्लोज लूप फॉर्म करती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्लोज लूप फॉर्म करती है तो आउटसाइड जो डायरेक्शन होती है फील्ड की वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। लेकिन अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर की बात करूं तो अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, विच इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो?
है ना, इनसाइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। आउटसाइड अगर नॉर्थ टू साउथ है तो इनसाइड आपका डायरेक्शन क्या हो जाता है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, किसी भी कॉइल में अगर करंट कैरी होता है तो हमें ऑस्टर्ड ने बताया था, सबसे पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड ने हमें यही बताया था कि जब भी किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसके ही प्रिंसिपल पे ये जो सोलेनॉइड है, अब सोलेनॉइड में आपकी स्ट्रेट वायर नहीं है, यहाँ पे आपकी कॉइल्ड वायर है। ठीक है, तो कॉइल वायर में जब आपका करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से भी एक फील्ड जनरेट होगी, इसी फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, उसकी फील्ड लाइन पे टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करूंगा। सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इसलिए मुझे जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए मैं उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, उसके फील्ड के टेंजेंट, तो वहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और एक बात मैंने आप सबको बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो आपका रेडियस वेक्टर होता है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, अगर ऐसी हमारी कोई वायर है और उसके जो रेडियस है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करो, जैसे सपोज करो आपकी वायर में करंट इधर को जा रहा है ना, ये आपकी वायर है, तो अगर सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसको रेडियस का एक सर्कल बना दो, है ना। सबसे बढ़िया कंसेप्ट ये है, उसके रेडियस का क्या करो, एक सर्कल बना दो। अब जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अब आप राइट हैंड रूल लगा के देखो कि इस वाले पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आती है। तो यहाँ पे अब जब आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंट आएगी। ठीक है, अगर इस कर्व के टेंजेंट है और यहाँ पे देखो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, जिस सर्कल पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हो उस रेडियस के हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट रेडियस। ठीक है, इतनी बात हम सबको समझ आती है कि नहीं आती है। तो अब हम सोलेनॉइड वाला कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, और पहले हम डिस्कस करेंगे आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, अब इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड में क्या होता है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स है ना। तो इस तरह का आपका टर्निंग होती है, बहुत सारी टर्न्स होती है ना। अब मैं सारी तो शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। इनफाइनाइट का मतलब जो डॉटेड लाइन है वो इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, इस तरह से आपके लूप्स बने हुए हैं सोलेनॉइड में। ठीक है, और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है। अब इसमें करंट कैरी हो रहा है, करंट तो फ्लो करेगा ही, है ना। अ करंट कैरिंग कॉइल्ड इज नोन एज योर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इसी को बोलते हैं, जब आप किसी भी कॉइल में करंट को पास करते हो तो करंट कैरिंग कॉइल इज नोन एज योर सोलेनॉइड। ठीक है, अब इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से एक फील्ड जनरेट होगी, है ना। करंट कैरिंग कॉइल की वजह से क्या जनरेट होगी, एक फील्ड जनरेट होगी। सपोज करो मैंने एक पॉइंट इधर कंसिडर किया, मैं इसको एक सिलेंडर का शेप ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, सपोज करो मैंने इस रीजन में सारी कॉइलिंग करी हुई है। ठीक है, कोई सिमेट्रिकल है ना, ये आपकी कॉइलिंग आपकी सिमेट्रिकल है इस तरह से। ठीक है, अब सपोज करो मुझे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। सपोज करो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट पे आप राइट हैंड रूल लगा के देखो। राइट हैंड रूल लगा के देखो, करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, इस पी पॉइंट पे। अगर ये इनसाइड लाई कर रहा है, राइट हैंड रूल लगा के देखो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है, अब इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा और उसकी वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे कंसिडर कर लिया। सपोज करो मैंने ये वाला एक सेक्शन कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इसकी कुछ थिकनेस होगी, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इसकी लेंथ तो इन्फिनिटी तक होगी। तो मैंने क्या किया, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हम इसको इस सेक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं ना। तो मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया जिसकी लेंथ ले ली dx के बराबर। ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी ले ली, dx के बराबर मैंने एक लेंथ ले ली। ठीक है, अब इस dx लेंथ में आपके कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, क्योंकि सोलेनॉइड में जो टर्न्स होते हैं ना बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा दूर दूर इसलिए दिखाया है क्यों, ताकि आपको समझ आए।
लेकिन असली में जब आप सोलेनॉइड देखोगे ना तो उसमें टर्निंग्स जो होती है ना बहुत ही क्लोज होती है, इस तरह से एकदम टाइटली पैक्ड होती है ना, इस तरह से आपकी टर्निंग्स होती है, मतलब एक बिल्कुल भी गैप बहुत कम होता है ना, एक दो टर्निंग्स के बीच का जो गैप होता है ना वो बहुत ही कम होता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने वो पतंग चगाते हो तो फिरकी पकड़ी कभी, फिरकी इस तरह की होती है, यहाँ से डोरी निकलती है जब आप काइट चगाते हो, जैसे फिरकी होती है ना उसमें कैसे आपकी कॉइलिंग होती है, देखा है ना सबने? अरे बोलो बे, बोलते भी नहीं है एक तो। हाँ, जैसे आपकी फिरकी होती है ना जब आप उत्तरायण में पतंग चगाते हो तो बिल्कुल उस तरह की कॉइलिंग होती है इसमें, मतलब सोचो आप कितना कम गैप होता है ना, दो मेटेलिक वायर्स के बीच का जो गैप होता है बहुत ही कम होता है ना। तो यहाँ पे तो हम समझने के लिए इतना गैप शो करते हैं लेकिन असली में इतना गैप नहीं होता है, ठीक है। तो इस छोटे से थिकनेस के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, सपोज करो इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब यहाँ पर यूनिट लेंथ टर्न्स क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ इन्फिनिटी तक जा रही है ना, यहाँ भी इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ भी इन्फिनिटी तक जा रही, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सपोज करो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं आपके, n के बराबर, तो इस छोटी सी लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे आपके, छोटी सी लेंथ में टर्न आपके हो जाएंगे n इंटू डी एक्स के बराबर, ठीक है। इस छोटी सी लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे आपके, n इंटू डी एक्स के बराबर, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, इस छोटे से सेक्शन की वजह से, तो इस पॉइंट पे इस छोटे से सेक्शन की वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये आपकी सर्कुलर कॉइल है, इस तरह से इस कॉइल को आप इमेजिन करो, ये इस तरह की सर्कुलर कॉइल है और मुझे किसी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, मुझे किसी एक्सियल पॉइंट पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो मैं एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ जो मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये देखो ये सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल की वजह से जब हमें एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो क्या मैं ये वाला रिलेशन डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये सारे रिलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम इसी को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, बार बार हम इसको डेरिवेशन करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, तो अब हम डायरेक्टली इस रिलेशन का यूज करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब हम इस रिलेशन का कैसे यूज करेंगे वो देखो। तो अब इस छोटे से सेक्शन पे मैं ये रिलेशन को लगाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। तो इस छोटे से सेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, यू कैन राइट लाइक दिस, dB इज इक्वल टू, इस सेक्शन की वजह से, हाँ, इस छोटे से सर्कुलर कॉइल की वजह से आपकी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर, आर सपोज करो उसका रेडियस है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने यहाँ पे, इस छोटे से सेक्शन में टोटल टर्न्स कितने आपके, एन डी एक्स के बराबर, तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो एन डी एक्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने यहाँ पे बिल्कुल वही रिलेशन लगा दिया जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, सेम रिलेशन मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। रेडियस आपका इसका आर के बराबर है, इसका रेडियस कितना है, आर के बराबर है, और इस एक्सियल पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से सर्कुलर कॉइल से, ये डिस्टेंस जो है ये आपका एक्स के बराबर है, ठीक है। रेडियस इसका आर के बराबर है और ये डिस्टेंस आपका एक्स के बराबर है, ठीक है। आप इमेजिन करो ये वाली आपकी कॉइल इस तरह से है ना, थोड़ा इमेजिन कर सकते हो आप, पीछे की तरफ भी इस तरह से सर्कुलर कॉइल होगी, आगे की तरफ भी इस तरह से सर्कुलर कॉइल होगी, ठीक है। इस तरह से आपकी ये कॉइल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, विच इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूंगा मैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दूंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। आप जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे उसको हमेशा बाहर निकाल दोगे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है देखो, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ये सब आपका कांस्टेंट पार्ट है ना। तो कांस्टेंट पार्ट को आप बाहर निकालोगे, एन भी आपका कांस्टेंट है और यहाँ पे आपका 2 भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, मैं कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल देता हूँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन अपॉन 2, दिस विल बी योर कांस्टेंट पार्ट एंड यू विल इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे। क्या सबको यहाँ तक समझ आ गया?
क्या आप इंटीग्रेशन कर सकते हो? यस, क्या आप इंटीग्रेशन कर सकते हो? इसका क्या होगा? दिस इज मैथमेटिकल पार्ट नाउ, है ना? जो फिजिक्स वाला पार्ट था वो आपको बताया, दिस इज योर मैथमेटिकल पार्ट। अब ये आपका मैथमेटिक्स यहाँ से शुरू होता है। देखो इधर फिजिक्स यहाँ पे खाली इतना ही था कि सोलेनॉइड को कैसे आप इमेजिन करोगे, किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। अब जो पार्ट है आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब यहाँ पे आप क्या करो, x को r tan थीटा पुट कर दो, ठीक है? x को r tan थीटा पुट करो तो आपका dx क्या हो जाएगा? चलो मैं डेरिवेशन करा देता हूँ, कर ही रहे हैं तो पूरा कर लेते हैं। r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो मैंने dx को यहाँ पे लिख दिया, दिस इज योर म्यू नॉट आई r स्क्वायर इंटू एन अपॉन 2। अच्छा, अब लिमिट्स यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएगी। देखो x की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी होगी यहाँ पे तो tan थीटा आपका हो जाएगा, tan थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -π/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? और जब x की वैल्यू आप प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करोगे तो आपका थीटा कितना आएगा? थीटा आपका आ जाएगा +π/2 के बराबर, ठीक है? dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? dx को मैं लिख सकता हूँ r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है? dx मेरा क्या हो जाएगा? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, है ना? तो x को मैं लिखूंगा r tan थीटा। तो जैसे ही मैं r tan थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है? और ऊपर आ जाएगा क्यूब, तो नीचे वाला टर्म आपका हो जाएगा r³ sec³ थीटा, ठीक है? नीचे वाला टर्म क्या आ जाएगा? r³ sec³ थीटा। तो बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। अब ये r से r आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? एक r से एक r कैंसिल हो गया तो नीचे क्या बचा? r² बचा, ठीक है? और sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो नीचे क्या बचा? sec थीटा, है ना? तो ऊपर जाएगा तो वो cos थीटा हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन 2। देखो ये r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? -π/2 से +π/2। ये आपका हो जाएगा cos थीटा, 1/sec थीटा विल बी योर cos थीटा, ठीक है? cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी से बताओ। अरे cos थीटा का इंटीग्रेशन तो सबको आता है ना, इतना मैथ्स तो आना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है ये। चलो जल्दी से बताओ cos थीटा का इंटीग्रेशन फटाफट। माइनस साइन थीटा। देखो अभी भी गलत बोलता है बेटा, अभी हाँ साइन थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे? -π/2 से +π/2, ठीक है? तो जब इसको इंटीग्रेट मारोगे, लिमिट्स रखोगे यहाँ पे। अब कई बच्चे तो लिमिट्स रखने में भी गलती कर देते, भाई यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या गलती है? sin π/2 रखो, कितना होगा? 1 माइनस π/2 रखोगे तो आएगा -1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? म्यू नॉट आई इंटू एन। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है? ये रिजल्ट आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई इंटू एन। अभी नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। कैसे क्वेश्चन आता है? आपको एक सोलेनॉइड दे दिया होगा और सोलेनॉइड में करंट दे दिया होगा। सपोज करो एक सोलेनॉइड में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है 1000 टर्न्स पर मीटर, है ना? ऐसा आपको दे दिया गया है और आपको बोला गया है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। तो आपको डायरेक्टली ये रिलेशन यूज करना है और वहाँ पे ऑप्शन में आंसर टिक कर देना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। म्यू नॉट इंटू करंट का वैल्यू कितना है? 5 इंटू टर्न्स कितने? 1000। तो ये आपका आंसर हो गया, खत्म। 5000 म्यू नॉट विल बी योर आंसर, ठीक है? तो फॉर्मूला भी याद रखना उतना इंपॉर्टेंट है जितना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है कि किस तरह से वो रिलेशन निकला है, ठीक है? और फॉर्मूले से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली स्पीडली सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है? चलो इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है वो आपका होता है फाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है? फाइनाइट सोलेनॉइड से पहले मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड? जल्दी से बताओ। अगर ये इनफाइनाइट की जगह सेमी इनफाइनाइट होता
तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड? यस, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता? कॉमन सेंस का सवाल है बेटा, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल सही जवाब, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2। चलो, कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन टू ऑल ऑफ यू, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाता। ठीक है, अगर सेमी होता तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाता। कई बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं, वहां पे लिखा होता है सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड और बच्चे ये फॉर्मूला लगा के आते हैं, क्योंकि रटने की आदत ऐसी गंदी पड़ जाती है कि सोलेनॉइड का नाम सुनते ही बच्चे को म्यू नॉट एन आई याद आता है और वो इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगी, इनफाइनाइट बोला है कि सेमी इनफाइनाइट बोला है। कई बच्चे क्वेश्चन गड़बड़ी में सॉल्व करते हैं और सेमी इनफाइनाइट का सेमी वर्ड पढ़ना भूल जाते हैं और फॉर्मूला ये वाला लगा देते हैं म्यू नॉट एन आई, और वहां पे उसका सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है और उसके बाद हमें उसका रिलेशन प्रॉपरली अप्लाई करना है। चलो, अब हम आ जाते हैं फाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, फाइनाइट सोलेनॉइड आपका कैसा होता है? चलो, थर्ड पार्ट आपका डिस्कस करते हैं, दैट इज योर फाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है, हालांकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है और बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें पूछा जाता है इस फाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, ये दिस इज़ नॉट इन योर एनसीईआरटी, पहले ही आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। मतलब जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बोर्ड में ये नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड में आज तक कभी भी फाइनाइट सोलेनॉइड पे क्वेश्चन नहीं आया गया क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फाइनाइट सोलेनॉइड किस तरह से वर्क करता है। चलो देखो, फाइनाइट सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड तो सोलेनॉइड ही होता है, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। हम सबको पता है सोलेनॉइड का मतलब होता है कि किसी वायर को जब हम लूप कर देते हैं और उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। ठीक है, किसी भी वायर को टर्न करते हैं और उसमें करंट का फ्लो कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सोलेनॉइड बन जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस तरह का एक सोलेनॉइड लिया, थोड़ा मैं डायग्राम अच्छा बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, चलो, इस तरह का हमने एक सोलेनॉइड ले लिया। ठीक है, अब ये फाइनाइट लेंथ है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है। फाइनाइट का मतलब आप सब समझते ही हो कि किसी पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, किसी पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा? एक टर्मिनेट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स देख लेते हैं किस हिसाब से। तो सपोज करो यहाँ से हमने कॉइलिंग करनी स्टार्ट करी, तो मैं टर्न्स बनाते जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखते जाओ। टैटू 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 टर्न्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके टर्न्स बन गए। ठीक है, अभी फाइनाइट लेंथ का मतलब है कि इसका लेंथ कुछ होगा। फाइनाइट का मतलब कुछ लेंथ तो इसका होगा ना, इनफाइनाइट तो है नहीं है तो ये फाइनाइट सोलेनॉइड, मतलब इसका कुछ लेंथ होगा। तो सपोज करो इसका लेंथ है एल, इस सोलेनॉइड का लेंथ कितना है? एल के बराबर। ठीक है, और इसका रेडियस आर के बराबर ले लेते हैं। इसका रेडियस किसके बराबर है? इसका रेडियस आपका आर के बराबर है। ठीक है, अब इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो सर्कुलर कॉइल है तो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये इस तरह से कनेक्टेड है कि यहाँ पे ये ऐसे करके नीचे को कहीं जा रहा है, ये वायर किसी सर्किट से कनेक्टेड है ना। अब करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी करंट हवा से तो आता नहीं है ना। मतलब यहाँ पे कई बच्चे तो ऐसे पूछते, सर ये करंट हवा में कहाँ से आ गया? नहीं, करंट हवा में नहीं आया बेटा, ये करंट जो है आपका किसी सर्किट के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह लगी होगी, उसके साथ आपका ये टर्मिनल कनेक्टेड है और वहाँ से करंट आपका फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होता था, सर करंट कहाँ से आप बता दे रहे हो, है ना, करंट सर्किट से आता है। चलो, तो इतना हमें पता चल गया। अब हमने क्या किया, वापस से छोटा सा एक सेक्शन लिया, है ना। काम वही करना है जो हमने इनफाइनाइट में किया था, वही हम फाइनाइट में करेंगे, है ना। छोटा सा एक सेक्शन ले लेते पहले और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते कितना आ रहा है। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया,
इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस छोटे से सेक्शन की वजह से। यहाँ पे मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा एक मैं सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी वजह से मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे निकालना पी पॉइंट, ठीक है। अब वापस से इसका थिकनेस है dx के बराबर, एज इट इज़ वैसे ही डेरिवेशन करेंगे जैसे पहले किया था। dx के बराबर इसका थिकनेस ले लेते हैं और इसकी वजह से हमें किस पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है। सपोज करो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, x के बराबर, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x के बराबर। रेडियस हम सबको पता है, इसका रेडियस कितना है, r के बराबर, ठीक है। अब बड़े ध्यान से आप नोटिस करो, तो सपोज करो इस P पॉइंट का यहाँ से एंगल बन रहा है θ1, ठीक है। अब फाइनाइट लेंथ है तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री लगा सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। इनफाइनाइट होता तो हम ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता था क्या करना है, ठीक है। इनफाइनाइट में हमें ये चीज़ पता नहीं रहती थी, लेकिन फाइनाइट में हम ज्योमेट्री लगा सकते हैं। तो हमें पता है ये रेडियस आपका r के बराबर है और ये जो आपका सपोज करो एंगल मान लेते हैं यहाँ से बन रहा है θ1 का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये वाले एंड से आपका एंगल बन रहा है θ2, ठीक है। दोनों एंड से हमने एंगल बना ली। अब एंगल इसलिए बनाया गया ताकि हमें ये एल लेंथ, टोटल लेंथ की वैल्यू पता चले थीटा के टर्म्स में कितनी है। तो अब ये वाला लेंथ आपको पता चल जाएगा, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का लेंथ आपको पता चल जाएगा। ये लेंथ कितना होगा जल्दी से बताओ, ये कितना हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो। ये आपका रेडियस आर है, देखो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, है ना। जल्दी से बताओ ये लेंथ किसके बराबर होगा। यस बेटा फटाफट। और ये वाला लेंथ किसके बराबर होगा, टोटल लेंथ आपका एल के बराबर है, ठीक है। टोटल लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर। टोटल लेंथ आपका हमेशा एल ही रहेगा क्योंकि फाइनाइट लेंथ है ना, लेंथ आपका फिक्स्ड। लेकिन अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पी पॉइंट से यहाँ तक का लेंथ आपका अलग होगा और पी पॉइंट से यहाँ तक का लेंथ अलग होगा क्योंकि दोनों के साथ आपका एंगल अलग अलग बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबको कहानी समझ आई, बिल्कुल सही बात है। ये क्या आंसर कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, आर अपॉन साइन थीटा। पल्लव जगानी बोल रहा है आर अपॉन साइन थीटा। नहीं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री लगाना हमें आना चाहिए। इसको मान लो x1 और इसको मान लो x2, ठीक है। हमें नहीं पता तो कुछ भी एज्यूम कर लो। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा r cot θ1 के बराबर, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लो। ये हो जाएगा आपका r cot θ1, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री लगानी सबको आनी चाहिए, अब ये थोड़ी मैं बताऊँगा, तो बेसिक चीज़ है, ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ है। ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका r cot θ2। ट्राइंगल से लगा लो, आप ट्राइंगल से लगाओगे पता चल जाएगा, ठीक है। r cot θ1 और r cot θ2, ठीक है। दोनों लेंथ आपको पता चल गई थीटा के टर्म्स में, है ना। ये मेरा लेंथ इतना होगा और ये वाला लेंथ मेरा इतना होगा। अब मुझे वापस वही सेम इक्वेशन लगाना है जो मैं एक्शियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज़ करता था। तो एक्शियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या यूज़ करूँगा, वापस बताओ। dB इज इक्वल टू μ0I r²। देखो ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-3 बार अप्लाई करोगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। μ0I r² इंटू एन डी एक्स अपॉन 2 इंटू r² प्लस x² की पावर 3/2। बिल्कुल वही इक्वेशन मैंने फिर से लगाई, r² प्लस x² की पावर 3/2। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट एन एक्शियल पॉइंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो वापस आपको इंटीग्रेट करना है ना। इक्वेशन आपकी सेम है लेकिन अब आप इंटीग्रेट करोगे इसको लिमिट्स के अंदर, प्रॉपर लिमिट्स के अंदर, क्योंकि अब हमारा लेंथ इनफाइनिटी नहीं है ना। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्रॉपर लिमिट्स के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लो। तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे μ0 कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, सब कुछ तो कांस्टेंट ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। कांस्टेंट वाले पार्ट को पहले बाहर निकाल दोगे। μ0 I r² इंटू N अपॉन 2, इसको मैंने एज इट इज बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेट किसको करूँगा, इंटीग्रेशन किसको करूँगा, dx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैं लिमिट्स क्या पुट करूँगा, है ना। फाइनाइट लेंथ है क्योंकि यहाँ पे, तो लिमिट्स बहुत सोच समझ के आपको पुट करनी है। तो लिमिट्स आप क्या पुट करोगे,
तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूँ, जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूँ, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूँ जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये वाला लेंथ मेरा नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला लेंथ मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो मुझे इसको इंटीग्रेट क्या करना है, अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं जाना है, क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, तो इसलिए मैंने आपको लेंथ निकलवाया। तो माइनस आर कॉट थीटा 1 से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, प्लस आर कॉट थीटा 2 तक, ठीक है, यहाँ तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। माइनस आर कॉट थीटा 1 से प्लस आर कॉट थीटा 2 तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे। अब फंडा वापस सेम ही रहेगा, x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, आर टेन थीटा पुट करोगे, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, आर टेन थीटा पुट करोगे, तो आपका dx कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। dx का वैल्यू हो जाएगा आपका आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। वैसे ही dx का वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको देखो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू पता चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वापस इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट, लेकिन यू विल गेट द सेम रिजल्ट दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, है ना, इंटू कॉस थीटा। लेकिन अब आपकी लिमिट यहाँ पे लगेगी, है ना, लिमिट यहाँ पे आपकी अलग हो जाएगी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा तो आएगा, लेकिन लिमिट आपकी अब कहाँ से कहाँ तक लगेगी, माइनस आर कॉट थीटा 1 से प्लस आर कॉट थीटा 2 तक, ठीक है। रिजल्ट आपको एज इट इज सेम मिलेगा, लेकिन लिमिट्स आपकी चेंज हो जाएगी, माइनस आर कॉट थीटा 1 से प्लस आर कॉट थीटा 2, ठीक है। तो ये आप लिमिट्स लगा लोगे और यहाँ से सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालोगे। अब ये मैथमेटिक्स का पार्ट है तो उसको आप सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आएगा एज इट इज़, आपका आंसर यहाँ से निकलेगा, दैट विल बी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ठीक है, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, यू विल गेट दिस आंसर। दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जेई मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे आया हुआ है और फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड आपको दिया हुआ था, थीटा 1 का वैल्यू आपको गिवन था 30 डिग्री, थीटा 2 का वैल्यू आपको गिवन था 60 डिग्री, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको गिवन थे दैट इज 100, करंट का वैल्यू आपको पता था दैट इज 6 एम्पियर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जेई मेंस में डायरेक्टली पूछा हुआ है और जिस बच्चे को इसका फॉर्मूला याद है तो वो डायरेक्टली इसको टिक करके आया हुआ है, ठीक है। मेंस में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है, लेकिन बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी। बोर्ड्स के लिए आपको इसको याद नहीं रखना है, लेकिन मेंस के लिए आपको इसको याद रखना है। सबको ये बात पता चल गई, यस, यस और नो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो इसको अपने नोट्स बनाते जाओ, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाओ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा मैग्नेटिज्म वाला पार्ट कंप्लीट होता है। एक एप्लीकेशन और है, वो भी डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, तो आपको पूरा फील आ जाएगा। अभी तक हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करते थे, हमारे पास ऐसी वायर होती थी जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती थी, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे और हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब मैंने क्या किया, आपको वायर इस तरह की दे दी, आपको मैंने वायर नहीं दी, अब मैंने आपको शीट दे दी, ठीक है। मैंने आपको बोला बेटा आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, नाउ इट इज़ नॉट अ वायर, इट इज़ अ शीट, ठीक है। इस तरह की मैंने आपको एक शीट दे दी, ठीक है, विच इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट विच इज़ वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और इस शीट के अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, शीट के अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है। करंट आपका ऐसे जा रहा है, इस शीट के अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। इस शीट के अंदर करंट आप से फ्लो कर रहा है, ठीक है। नाउ इट इज नॉट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। वायर में हम क्या करते थे, वायर में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था तो हम किसी भी डिस्टेंस r पे चले जाते थे और बोलते थे इस पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना हो, ठीक है, ऐसे हम निकाल लेते।
और डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे अब मैंने वायर नहीं दिया, यहाँ पे अब मैंने क्या कर दिया, उसको शीट में कन्वर्ट कर दिया। सपोज करो हमारे पास एक शीट है और इसमें आपको करंट का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है, इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट कैरिंग अ करंट, और इस करंट का वैल्यू आपको गिवन है विच इज़ आई एम्पियर पर मीटर, है ना, आई एम्पियर पर मीटर। इस तरह से आपको करंट की डेंसिटी दी हुई है, क्योंकि इन्फाइनेटली लॉन्ग है तो आपको करंट डेंसिटी दी हुई है आई एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और आपको बोला गया कि किसी आर डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो इस शीट से, ठीक है। शीट से सपोज करो आपको आर डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, कितना हो, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें पता है, क्योंकि हमारी शीट ये जो है इन्फिनिटी है, तो हमें एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करना ही पड़ेगा, वो तो नियम है ना। नियम को कैसे तोड़ा जा सकता है ना, जो नियम है वो नियम है। मैंने छोटा सा एक सेक्शन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इस सेक्शन का थिकनेस सपोज करो dx के बराबर है, इस सेक्शन का थिकनेस किसके बराबर है, dx लेंथ के बराबर है। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, इस छोटे से सेक्शन में कितना करंट होगा बताओ। अगर आपको करंट डेंसिटी पता है विच इज आई एम्पियर पर मीटर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस स्मॉल सेक्शन। इस छोटे से सेक्शन में आपका करंट कितना होगा बताओ। What is the value of current in this small section? Yes? हाँ, वेरी गुड। देखो प्रियांशी ने बताया I इंटू टी, एल नहीं करूंगा बेटा, I इंटू एल नहीं करूंगा, क्योंकि लेंथ मेरा इन्फिनिटी है ना, मेरे सेक्शन का लेंथ कितना है, dx है। इस छोटे से सेक्शन की करंट की बात कर रहा हूँ, तो छोटे से सेक्शन में करंट होगा आपका I इंटू डी एक्स, है ना। इसका लेंथ कितना है, dx के बराबर। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। इस छोटे से सेक्शन में मेरा करंट कितना होगा, I इंटू डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस छोटे से सेक्शन की वजह से, है ना। तो मुझे जिस सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, मैं R वहीं से कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ये वाला R मेरा असली R नहीं है, असली R मेरा क्या है, अगर मुझे इस सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस सेक्शन से जो मेरा डिस्टेंस होगा वही मेरा असली वाला R होगा, ठीक है। यही वाला R मेरा असली वाला R होगा, ठीक है। तो अब ये R की वैल्यू क्या होगी, देखो इस R की वैल्यू क्या हो जाएगी। सपोज करो ये डिस्टेंस आपको x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मुझे कितनी मिल जाएगी, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या हो जाएगी, म्यू नोट इंटू आई इंटू आर। आर क्या है मेरा, dx, म्यू नोट आई dx आपका छोटा सा करंट हो गया, ठीक है। म्यू नोट आई अपॉन 2πr, यही होता था मेरा रिलेशन, म्यू नोट आई अपॉन 2πr, इन्फिनिटी वायर की वजह से। अब 2πr, आर क्या होगा मेरा बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माई आर। हाँ, आर का वैल्यू मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। देखो अगर ये छोटे से सेक्शन में आपकी ये जो वायर आ रही है ना, ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है ना आपकी, ये जो करंट जा रहा है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, छोटे से सेक्शन की वजह से म्यू नोट आई अपॉन 2πr, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है ना जिसमें करंट जा रहा है, म्यू नोट आई अपॉन 2πr, r मेरा क्या होगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो बस आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगेन आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट आई डी एक्स अपॉन 2π। अब सिंपल मैथमेटिक्स है फिर से, और कुछ भी नहीं यहाँ पे, अपॉन 2π अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे आप, लिमिट इज फ्रॉम योर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट मारोगे और आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा पी पॉइंट पे कितना आ रहा है। चलो इसको इंटीग्रेट करके बताओ मेरे को कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब ये मैथमेटिक्स आपको करना है। चलो इतने सारे इंटीग्रेशन करवाए मैंने, ये इंटीग्रेशन आप खुद से करके बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। सब लोग करेंगे इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ, ठीक है। दो ही लॉ इसमें चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, आपको बता देता हूँ। इस पूरे चैप्टर में दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोट सेवर्ट लॉ, जिसको हम अभी तक पढ़ रहे थे, अभी तक हमने जितनी भी बातें करी है सब बायोट सेवर्ट लॉ के रिगार्डिंग करी है। हमने जितने भी एप्लीकेशन डिस्कस करे ये सब के सब बायोट सेवर्ट लॉ के ही एप्लीकेशन है।
सबका पापा यहाँ पे एक ही है, बायोट-सेवर्ट लॉ। हमने जितने भी अभी तक डेरिवेशंस किए, जितने भी एप्लीकेशन डिस्कस करे, सबके सब यहाँ से आए आपके बायोट-सेवर्ट लॉ से, ठीक है। इसके बाद आपका एक और लॉ है, दैट इज योर एम्पियर्स लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर्स लॉ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन वाले पार्ट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। एम्पियर्स लॉ क्या करता है, आपके इंटीग्रेशन वाले पार्ट को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले पार्ट को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, इसलिए ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फिजिक्स में, ठीक है। ये दो ही लॉ देखा जाए तो आपको इंपॉर्टेंस है, वन इज योर बायोट-सेवर्ट लॉ एंड अदर इज योर एम्पियर्स लॉ, ठीक है। अभी तक हमने बायोट-सेवर्ट लॉ के सभी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया। अब हम वही एप्लीकेशंस को एम्पियर्स लॉ से लगा के सॉल्व करेंगे और देखेंगे एम्पियर्स लॉ से आपकी मैथमेटिक्स कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एम्पियर्स लॉ क्या करता है, हमारी मैथमेटिकल पार्ट को कम कर देता है। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको एम्पियर्स लॉ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एम्पियर्स लॉ काफ़ी ईजी है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी सटीक है, मतलब एग्जैक्ट आपको रिजल्ट फटाफट मिल जाते हैं। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, आपका मैथमेटिक्स लग जाता है तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आपका आंसर भी जल्दी से आएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी से आंसर बताओ मेरे को कितना आ रहा है। सर डायग्राम दिखाओ। अच्छा डायग्राम दिखाओ, ओके ओके। डायग्राम कहाँ चला गया? डायग्राम देवता स्क्रीन पे प्रकट हो जाओ। कहाँ गए? अच्छा डायग्राम आ गया। आपको खाली इसको इंटीग्रेट करना है, ये टर्म जो मैंने आपको बोला है इसको इंटीग्रेट करो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर आपको मैं इसको 3D में थोड़ा इमेजिन करवाता हूँ, इस डायग्राम को मैंने क्योंकि 2D में बनाया है, हो सकता है कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो। 3D में इसको इमेजिन करो तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, है ना। करंट आपकी अंदर की तरफ जा रही है ना, करंट आपके अंदर की तरफ जा रही है। तो 3D में थोड़ा इमेजिन करो तो आपको इस तरह से दिखाई देगा डायग्राम। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। 3D में जब आप देखोगे ना तो करंट अंदर की तरफ जा रही है, मतलब आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है। ये आपकी वायर है, ठीक है। इस तरह से आपकी करंट जा रही है। 3D में देखो, इसको थोड़ा इमेजिन करो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये सब आपकी वायर्स में से करंट अंदर की तरफ जा रहा है और ये इतने सारे स्टैक को कलेक्ट करके मैंने एक शीट फॉर्म करी है, ठीक है। करंट आपका ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है और ये सब का कलेक्शन हो रहा है और ये ऐसा इन्फिनिटी तक हो रहा है। माइनस इन्फिनिटी से लेके ये स्टैक आपका कंटिन्यू ऐसे ही रिपीट हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से डायग्राम को शो किया, ठीक है। हमने इस तरह से इसको शो किया। 3D में थोड़ा इमेजिन करो, आपको इस तरह का फिगर दिखाई देगा। ये आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब ये करंट अंदर की तरफ जा रही है तो इसको मैंने क्रॉस से शो किया हो, ठीक है। करंट आपके अंदर की तरफ जा रही है तो इसको मैंने क्रॉस से शो किया। फिर मैंने आपको क्वेश्चन इस तरह के पूछा है कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है और उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने यहाँ पे इस तरह का एक सेक्शन कंसिडर किया, छोटा सा। अब इस छोटे से सेक्शन में आपकी एक वायर आ गई इन्फिनिटी लॉन्ग वाली, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस उसका कंसिडर किया और ये डिस्टेंस आपको पता है r के बराबर, सेंटर से आपको डिस्टेंस गिवन है r के बराबर और ये डिस्टेंस आपको x के बराबर गिवन है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, √r² + x², ठीक है। इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करो तो
तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसकी। इस तरह से आपको ये इन्फिनिटी लॉन्ग शीट दी गई है, इसमें इस तरह से वायर्स ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से ऐसे वायर्स जा रहे हैं। क्या आपको समझ आ रहा है डायग्राम? यस, सबको डायग्राम समझ आया किस तरह से ये? चलो बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर आपका कितना आ रहा है? इसका आंसर आ जाएगा, पल्लव ने क्या निकाला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई नहीं आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आएगा, पाई का टर्म नहीं बचेगा। कैलकुलेशन एक बार चेक करो, इसका आंसर होगा म्यू नॉट आई बाई 2। दिस विल बी योर आंसर। म्यू नॉट आई बाई 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आज की क्लास हम इधर ही एंड करते हैं। इवनिंग में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, शाम को 4 बजे मिलते हैं, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट इन द इवनिंग क्लास।